हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में आप सभी बच्चों को 1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट मैं बताऊंगा। तो ये महासंग्राम वीडियो में पूरा सिलेबस आप सभी बच्चों का पूरा कवर हो जाएगा। एक भी सवाल आप सभी बच्चों से नहीं छूटने वाला पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने। पहला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन क्या हुआ, कब हुआ था बेसिकली, ठीक है। तो ये हर बच्चा कर लेगा, 15 नवंबर 2000। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं सवाल में। अगला सवाल है, झारखंड में देखिए जो अनुसूचित जनजाति है इनकी आबादी लगभग कितने परसेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास हमारे जो भाई बहन है वो लगभग यहाँ पर उनकी आबादी जो है वो 26% है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला है, इनमें से कौन सी जो जनजाति है वो हमारे झारखंड की प्रमुख जनजाति नहीं है। देखिए, संथाल जनजाति है, मुंडा है, उराव है, नायर नहीं है। नायर शायद अगर मैं सही हूँ तो छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। अगर मैं सही हूँ मेरे हिसाब जो मुझे लगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन झारखंड का नहीं होगा, तो नायर हो जाएगा। सरहुल त्यौहार बताइए ये किससे संबंधित हमारे पास, क्या ये युद्ध से संबंधित है, प्रकृति पूजा, व्यापार या शिक्षा। तो ये संबंधित बेसिकली प्रकृति पूजा से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला सवाल है, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह याद रखिएगा 1831 से लेकर 1832 में के बीच में हुआ था। फिर अगला है, बिरसा आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बिरसा मुंडा जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो, या फिर वंदे मातरम या अबुआ राज। तो ये उन्होंने नारा दिया था हमारे पास अबुआ राज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर जो सीएनटी एक्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे हम लोग कहते हैं, ये कब बना था, तो ये वर्ष 1908 को बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। फिर झारखंड की राजनीति का जो प्रमुख सामाजिक निर्धारक है वो क्या है, तो ये हमारी जनजातीय पहचान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। झारखंड में सबसे अधिक बताइए कौन सा खनिज मिलता है, ये तो मैं आप लोग नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है विस्थापन का, देखिए हमारे झारखंड में लोग एक जगह से क्यों जाते हैं भाई, खनन के कारण और जो औद्योगिक परियोजना उनके कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर झारखंड में गठबंधन सरकार बनने का मुख्य कारण क्या है, काहे किसी भी पार्टी को भाई संपूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तो स्पष्ट बहुमत का अभाव, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारण क्या है, मानसून, कभी नहीं। दल बदल यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नक्सलवाद की शुरुआत ये किस राज्य से मानी जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल से मानी जाती है। लोगों में असंतोष का कारण नक्सलवाद, तो ऑप्शन नंबर, क्यों, सरकार के भाई कार्य सही से नहीं पहुंचेंगे तो लोगों में असंतोष फैलेगा, नक्सलवाद का जन्म होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल क्या होगा, राइट आंसर। झारखंड नक्सलवाद का मुख्य कारण क्या है, तो गरीबी और जो भूमि विवाद है इसका कारण है। फिर एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो माओइस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सेंटर है या केंद्र है, इसे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर कोबरा, ये बेसिकली क्या है, एक बल है, एक सिक्योरिटी फोर्स है, इसका नाम है नक्सल विरोधी जो फोर्स होता है उसका नाम है कोबरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर। पांचवी अनुसूची ये किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जो क्षेत्र है उन पे प्रशासन जो है उससे ये संबंध रखता है, पांचवी अनुसूची। फिर है अनुच्छेद 46 के संबंधित है, तो एससी और एसटी हमारे भाई बंधु के जो शैक्षणिक और जो आर्थिक हित है उससे संबंध रखता है। फिर अगला है, जो पीसा एक्ट है हमारे पास है, ये कब लागू हुआ था अधिनियम, तो ये वर्ष 1996 में लागू हुआ था। फिर वन अधिकार अधिनियम कब बना था, तो ये वर्ष 2006 में बना था हमारे पास। फिर एसपीटी एक्ट, ठीक है, ये हमें बताना ये कब बना था। जैसे सीएनटी एक्ट था, छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम था, उसी तरह हमारे पास सल्थाल परगना जो काश्तकारी अधिनियम है, ये कब बना था बेसिकली, तो वर्ष 1949 को बना था। फिर है वनवासी कल्याण आश्रम, ये बेसिकली आरएसएस के द्वारा भी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और झारखंड की राजनीति में जल, जंगल और जमीन का मुद्दा ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे आदिवासी अधिकार से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है, झारखंड राजनीति की एक प्रमुख उभरती प्रवृत्ति क्या है, क्षेत्रीय दलों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव, ये उससे संबंध रखता है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है आपसी बच्चों का एमसीक्यू जो पेपर में पूछा जाएगा। और अभी तक आपसी बच्चों ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर करिए। अब मैं बताता हूँ 15 नंबर के जो सवाल जो पेपर में आएंगे और 5 नंबर के जो सवाल आपको पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आप सही बच्चे, तो पहला ही सवाल है कि झारखंड की जो जनजातीय जनसंख्या है इसकी आपको जनसांख्यिकी और जो सांस्कृतिक विशेषता है इसका आपको वर्णन करने बोला जाएगा, ठीक है। आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद सवाल समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से दिया हुआ आपका है। तो यहाँ झारखंड की जो जनजातीय जनसंख्या हमारे पास है उसका जनसांख्यिकी और जो सांस्कृतिक विशेषता है इसके बारे में वर्णन करने बोला गया है, ठीक है। तो आइए चलिए बताते हैं हमारे झारखंड के बारे में। तो झारखंड हमारा भारत का एक प्रमुख जो जनजातीय राज्य है, जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी जो है
वो राज्य के जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 26% है हमारे पास। यहाँ पर टोटल 32 मान्यता प्राप्त जनजातीय निवास करती है, जिनमें संथाल है, मुंडा है, उराव है, हो है, खड़िया है, बिरहोर है, असुर जनजाति है, पहाड़िया है, और भी बहुत सारे से प्रमुख जनजातियाँ रहती है। ठीक है। अगर हम बात करें अधिकांश जो जनजातियां हैं वो आबादी हमारे पास रांची हो गया, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, गुमला, सिमडेगा, इन सब जिलों में बेसिकली निवास करती है। इन सभी लोगों का देखिए जो प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है, इन ऑक्यूपेशन जो है वह एक कृषि है, वनोपज का संग्रह करना है, पशुपालन है, और हमारी जो पारंपरिक हस्तशिल्प कला है वो इनका बेसिकली व्यवसाय ही है। ठीक है। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो झारखंड की जो जनजाति हमारे पास है उनकी संस्कृति जो है, हमारा जो संस्कृति वो प्रकृति पे फोकस है। ठीक है, नेचर पे फोकस रहता है। हम सभी लोग जंगल, पहाड़, नदी, धरती को पवित्र मानते हैं। सरहुल जैसे त्यौहार हो गए, कर्मा हो गया, सोहराई हो गया, माघी हो गया, बहा, ये सभी हमारे प्रमुख त्यौहार है जो ऋतुओं को परिवर्तन और किसान से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सामूहिक नृत्य हो, संगीत हो, इनमें इनके थ्रू बेसिकली जो सामाजिक जीवन का ये हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानदर हो गया, नगाड़ा है, ढोल है, जैसे बहुत सारे देखिए हमारे वाद्य यंत्र है जो यहाँ पर विशेष महत्व रखते हैं। अगर हम भाषाई दृष्टि देखें, मतलब लैंग्वेज की बेसिस देखें, तो संथाली हो, मुंडा हो, कुड़ुक हो, बेसिकली जो कुरमाली भाषा हो गया प्रमुख, ये सभी के सभी हमारे झारखंड की जनजातीय भाषा हैं। सामाजिक जो व्यवस्था है वो सामुदायिक जो सहयोग है इस पर फोकस्ड या आधारित होता है, जहाँ पारंपरिक जो ग्राम सभा हो गया और मांझी, मुंडा, पाहा जैसी संस्थाएं हैं, ये सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व करने कार्य करती है। आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्न एजुकेशन हो गया, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो गया हमारे पास, इन सभी चीज़ों ने हमारे जनजातीय जीवन में परिवर्तन लेकर है। फिर भी हमारे झारखंड की जो जनजाति है उसकी अपनी जो विशिष्ट भाषा है, परंपरा है और जो सांस्कृतिक जीवन है, इन सभी को सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यही सांस्कृतिक विविधता जो है झारखंड को देखिए हमारे सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक माना जाता है। ठीक है। तो ये था आपसे बच्चों को पहला सवाल जो पूछा जाएगा जनसंख्या के बारे में और झारखंड की विशेषता के बारे में, तो आपको लिखना पड़ेगा। अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है यहाँ पर, अगले सवाल में पूछा हुआ है कि ब्रिटिश प्रशासन का जनजातीय जो क्षेत्र है उन पर क्या प्रभाव था, और बिरसा आंदोलन और जो कोल विद्रोह था, इन सभी चीज़ों का आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, एक सवाल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिनी सवाल भी आपके जुड़े हुए हैं। तो ब्रिटिश शासन ने झारखंड के देखिए जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक हो, आर्थिक और जो सामाजिक स्तर पर बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त हो गया जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, और नई जो भू राजस्व व्यवस्था ये लागू की, जिससे आदिवासियों के जो पारंपरिक भूमि अधिकार है वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। जमींदार, महाजन, ठेकेदार, इन सभी चीज़ों का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता चला गया, जिसके कारण आदिवासी जो किसान भाई बहन है उनका शोषण होने लगा। वन कानूनों ने क्या किया कि जंगल पर देखिए आपको मालूम है इनके जो पारंपरिक अधिकार थे उनको भी सीमित कर दिया, जिनसे इन लोगों की जो आजीविका है वो प्रभावित होने लगी। इन्हीं नीतियों के विरोध में कई देखिए यहाँ पर जनजातीय आंदोलन हुए, जिनमें कोल विद्रोह 1831 से लेकर 32 के टाइम पीरियड में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ, जिसका नेतृत्व बेसिकली बुधु भगत सहित कई स्थानीय वहाँ के जो नेता उन्होंने किया। इसका मुख्य कारण यही था कि जो भूमि पर कब्जा हो गया, अत्यधिक जो टैक्स लगाया जा रहा, कर जिसे कहते हैं, और बाहरी लोगों का शोषण था। यहाँ पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या किया, बलपूर्वक इसे दबा दिया, लेकिन उन्हें जनजातीय जो समस्या है उन पर ध्यान देना पड़ा। ठीक है। अगला इसके बाद होता है बिरसा आंदोलन, जिसे उलगुनान 1899 से 1900 टाइम पीरियड का, इसका नेतृत्व जो है वो बिरसा मुंडा जी ने किया। बिरसा मुंडा जी ने बताया हुआ यहाँ पर कि बिरसा ने अबुआ राज यानी अपना शासन का नारा दिया, और अंग्रेजी शासन, जमींदार तथा मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनके प्रभाव का विरोध किया। उन्होंने सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरण और भूमि अधिकारों की रक्षा पर बेसिकली बल देने का कार्य किया। इन्हीं आंदोलन प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को जनजातीय भूमि संरक्षण के लिए भूमि सुधार यहाँ करने पड़े, और बाद में आपको मालूम है CNT जो धारा है हमारे पास, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे कहते हैं 1908 का, ये कानून बना, जिससे आदिवासी जो भूमि है इसकी सुरक्षा को मजबूती दी गई। और इस प्रकार जो ब्रिटिश नीति है जहाँ पर शोषण बढ़ाया गया था, और जनजातीय आंदोलन ने झारखंड की जो राजनीतिक चेतना है और उनके अधिकारों की लड़ाई को एक नया दिशा देने का कार्य किया हमारे पास। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बिरसा आंदोलन और कोल विद्रोह के कारण क्या थे, घटनाएं बतानी इनसे जुड़ी हुई, और इनके परिणामों का आपको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं आपको। तो बिरसा आंदोलन और कोल विद्रोह ये झारखंड के हमारे इतिहास का दो महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन थे। दोनों का उद्देश्य अंग्रेजी जो शासन है और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना था, लेकिन इनके कारण, स्वरूप और प्रभाव का देखिए बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। जैसे
कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। इसका नेतृत्व बुद्धू भगत जी ने किया था। और बुद्धू भगत हो गए, जोआ भगत हो गए और अन्य भी देखिए बहुत सारे वहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं, इन सभी लोगों ने बेसिकली नेतृत्व किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि जमींदार हो गया, महाजन है और जो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा जो भूमि पर कब्जा किया जाता था, टैक्स लगाया जाता था और आदिवासी भाई बहनों का शोषण किया जाता था, इस पे राहत दिलाना है। विद्रोही ने कई सरकारी कार्यालय और जमींदारों की जो संपत्ति उस पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अपने सैन्य बल की क्षमता पर इस आंदोलन को दबा दिया। फिर होता है बिरसा आंदोलन, ठीक है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी ने किया। इसका उद्देश्य केवल जो भूमि अधिकार रक्षा नहीं था, बल्कि सामाजिक और साथ ही साथ जो धार्मिक सुधार है ये भी समाज में लेकर आना था। बिरसा मुंडा जी ने अबुआ राज यानी अपना शासन आरा दिया और लोगों को अंग्रेजी शासन तथा शोषण के विरुद्ध जो संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने अंधविश्वासों को विरोध किया और जनजातीय जो एकता है इस पर बल देने का कार्य किया। दोनों ही आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को जनजातीय जो क्षेत्र है उनमें सुधार करने पड़े। विशेष रूप से जो सीएनटी एक्ट धारा है 1960 का, उसने कानूनों ने बेसिकली आदिवासी जो भूमि की रक्षा को मजबूत किया। कोल विद्रोह ने शोषण के विरुद्ध जो प्रतिरोध है, ठीक है, इसकी शुरुआत की। जबकि बिरसा आंदोलन ने जनजातीय स्वाभिमान हो गया, राजनीतिक चेतना होगी और झारखंड आंदोलन की जो वैचारिक नींव है इसको मजबूत करने का इसने कार्य किया। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, कोल विद्रोह और जो बिरसा मुंडा आंदोलन है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा। अगला है झारखंड की राजनीति के जो प्रमुख सामाजिक और जो आर्थिक निर्धारक हैं इनकी आपको व्याख्या करनी बोली गई है। ठीक है, तो झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों ने बेसिकली गहराई से इसे प्रभावित करने का कार्य किया। राज्य में जनजातीय जो आबादी है वो अधिक होने के कारण हमारी आदिवासी पहचान, संस्कृति और भूमि अधिकार ये सभी के सभी चीज़ें राजनीति के प्रमुख मुद्दे रहे। इसके अलावा जातीय विविधता, भाषाई जो भिन्नता देखी जाती है और क्षेत्रीय असमानता, ये सभी के सभी चीज़ों ने राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का कार्य किया। सामाजिक निर्धारकों में जनजातीय और जो गैर जनजातीय समुदायों के बीच जो प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संताल, मुंडा, उराव हो जैसी जनजातियों की जो राजनीतिक भागीदारी है वो राज्य की राजनीति में हमारे पास एक विशेष स्थान रखने का कार्य करती है। शिक्षा का स्तर देखा जाए, सामाजिक जागरूकता और स्थानीय परंपराएं, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, जो चुनावी व्यवहार है इसको प्रभावित करने का कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से झारखंड आपको मालूम है कि खनिज संपदा में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि हमारे कोयला, लोह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम जैसे खनिज जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है हमारे पास। लेकिन खनन के कारण विस्थापन भी होता है, बेरोजगारी भी है, भूमि अधिग्रहण जैसी कई समस्याएं भी यहाँ उत्पन्न हुई है। ठीक है, गरीबी, ग्रामीण पिछड़ापन और विकास की असमानता जो है ये राजनीतिक बहस का क्या एक प्रमुख हमारे पास विषय है। इसके देखा जाए तो क्षेत्रीय दल हो गया, आरक्षण नीति हो गया, पंचायती जो व्यवस्था हो गया और सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, इन सभी चीज़ों का राजनीति पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतदाता अक्सर क्या करता है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई जैसे विकास के मुद्दों पर इसी आधार पर वो क्या करता है, वोटिंग करता है या मतदान देने कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार हमारे झारखंड की जो राजनीति है वो केवल सिर्फ सत्ता परिवर्तन की सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, जनजातीय जो अधिकार हो गए, आर्थिक विकास हो गए और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करने के बीच में एक संतुलन यानी बैलेंस जो है वो स्थापित करने का प्रयास भी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगला, झारखंड की राजनीति में जो खनिज संपदा हमारी, गरीबी और विस्थापन, इनकी जो भूमिका है ये भी आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के आंसर को आपको बताते हैं हम लोग। तो झारखंड भारत के सबसे अधिक खनिज संपदा राज्यों में से एक है। यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो खनिज है ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इन संसाधनों के कारण राज्य का देखिए जो इंडस्ट्रियल दृष्टि से देखा जाए, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ खनिज संपदा जितनी है ये झारखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा ये भी बन चुका है। खनन और जो औद्योगिक परियोजनाएं हैं ये सब के सब बड़ी मात्रा में हमारे पास है। ये भूमि का अधिग्रहण इन्होंने किया है, जिससे विशेषकर जो आदिवासी समुदाय उनका व्यापक रूप से यहाँ पर विस्थापन भी हुआ। कई परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और जो रोजगार है वो नहीं मिला, जिसके कारण असंतोष बढ़ा। भूमि अधिकार हो गया, पुनर्वास जैसी समस्या आज भी हमारे पास जो राजनीति इसके महत्वपूर्ण मुद्दे आज भी रहे ये। ठीक है, फिर है दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद झारखंड में आपको मालूम है गरीबी, बेरोजगारी, जो अविकास है इसकी समस्या बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधा है इसकी कमी लोगों को प्रमुख चिंता है। इसलिए राजनीतिक दल जो है वो विकास योजनाएं, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के जो वादे हैं इनको चुनावी एजेंडा बनाते हैं। खनिज संपदा के उपयोग में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और जो स्थानीय लोगों की भागीदारी, ये सभी के सभी ये महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है। यदि खनिज संसाधनों से प्राप्त आय का जो न्यायपूर्ण
उपयोग है ये किया जाए और विस्थापित लोगों को प्रभावी पुनर्वास सुरक्षित किया जाए तो झारखंड का संतुलित और समावेशी विकास है ये तभी संभव हो पाता है। यही कारण है कि खनिज, गरीबी और विस्थापन ये सभी के सभी चीज राज्य की जो राजनीति के केंद्रीय विषय हमारे पास बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है झारखंड में आदिवासी पहचान और जो क्षेत्रीय राजनीति है इसके बीच का जो संबंध है आपको यहाँ पर विश्लेषण करने बोला गया है। तो ये 6वां नंबर क्वेश्चन, चलिए आपको बताते हैं आपको। तो झारखंड की राजनीति में आदिवासी पहचान यानी जो ट्राइबल आइडेंटिटी हो गई और जो क्षेत्रीय राजनीति, रीजनल पॉलिटिक्स, इन सभी चीज़ों को देखिए गहरा संबंध है। आपको मालूम है कि झारखंड राज्य का जो हमारा गठन है ये 15 नवंबर 2000 को, इसके पीछे बहुत सारी हमारी आदिवासी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और जल जंगल जमीन के अधिकार और अलग राज्य की जो लंबे समय से हमारी मांग चल रही थी ये सभी इसके कारण थे। इसलिए आदिवासी पहचान आज भी हमारे राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। आदिवासी समाज की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और जो ग्राम आधारित सामाजिक व्यवस्था ये सभी महत्वपूर्ण पार्ट है इसके। संथाल, मुंडा, उराव, हो अन्य जनजाति ये सभी के सभी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक रूप से संगठित हो रही है। आपको मालूम होगा जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके माननीय अभी मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं हेमंत सोरेन, जैसे क्षेत्रीय दलों ने आदिवासी जो अधिकार हो गया, भूमि संरक्षण हो गया और स्थानीय लोगों को रोजगार जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति का यहाँ पर केंद्र बनाया हुआ है। क्षेत्रीय राजनीति में जल, जंगल, जमीन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सीएनटी एक्ट 1908 और एसपीटी एक्ट जो 1949 जैसे बेसिकली भूमि संरक्षण कानूनों का आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आधार माना जाता है। खनन है, औद्योगिकरण है, विस्थापन के कारण आदिवासी क्षेत्रों में जो राजनीतिक आंदोलन है ये आज भी यहाँ पर तेज है हमारे पास। हालांकि झारखंड की राजनीति देखा जाए तो केवल अधिक आदिवासी जो भाई बहन उनसे सीमित नहीं है, बल्कि राज्य में जो गैर आदिवासी समुदाय है उनको भी बड़ी मात्रा में आबादी उनकी है। इसलिए सरकारों को क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के हित में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार आदिवासी जो है वो पहचान झारखंड की क्षेत्रीय जो राजनीति इसकी आधारशिला है, जिसने राज्य निर्माण से लेकर जो वर्तमान जो राजनीतिक नीति है इन सभी चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है झारखंड में जो गठबंधन सरकार है इसकी कार्यप्रणाली और उपलब्धियां और इसकी जो चुनौती सामने मिलता है या चैलेंजेस जो हमारे पास है इनका मूल्यांकन करने बोला गया। तो 3 सवाल, कार्यप्रणाली भी बताना है, उपलब्धियां भी बताना है, अचीवमेंट्स, और उनका जो चैलेंजेस होता है ये भी आपको डिस्कस करते हैं। तो 15 नवंबर 2000 के बाद अधिकांश समय आपको मालूम है कि झारखंड में जो सरकार है वो गठबंधन सरकार है। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कई बार यहाँ पर देखिए जो दल ने सब मिलजुल कर रहे हैं, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, जैसे दल जो है वे समय समय पर ये गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली जो है वो आपसी सहयोग, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया, और विभिन्न दलों के बीच में जो समन्वय पर इस पर आधारित होता है। सरकार को सबसे बड़ी सहयोगी दलों की राय लेकर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिससे कई बार जो निर्णय होता है वो प्रक्रिया और भी धीरा हो जाता है। ठीक है, उपलब्धि के बारे में बात करें तो गठबंधन सरकारों ने जन कल्याणकारी योजनाएं, पंचायत व्यवस्था मौजूद करने, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो सेवाएं इनके विस्तार तथा आदिवासी कल्याण योजना का आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कई सरकारों ने सड़क, बिजली और सिंचाई जैसे जो आधारभूत हमारे पास सुविधाएं इनके विकास में कार्य किया। चुनौतियां देखिए बहुत सारी यहाँ पर आती है, जैसे सहयोगी दलों के बीच मतभेद हो गया, समर्थन वापस लेने की घटनाएं होगी, नेतृत्व परिवर्तन के कारण सही बार सरकारें जो है वो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सकी, भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, प्रशासनिक समन्वय की कमी होगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी भी इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण समस्या बना रहा है हमारे पास। ठीक है, इस प्रकार झारखंड की जो गठबंधन सरकारों ने लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, लेकिन स्थिरता, प्रभावी शासन और दीर्घकालिक जो विकास है ये सुनिश्चित करना आज भी हमारे पास एक चुनौती बन के अभी भी हमारे सामने है। ठीक है, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कि झारखंड में राजनीतिक जो अस्थिरता इसके प्रमुख कारणों का विश्लेषण करना है। तो देखिए राजनीतिक अस्थिरता यही है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन सरकार है, किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं, यही सबसे बड़ा कारण में से हमारे पास। और भ्रष्टाचार तो झारखंड में कॉमन है। ठीक है, चाहे वो किसी की पार्टी हो। झारखंड में राज्य गठन 15 नवंबर 2000 के बाद से राजनीतिक अस्थिरता एक प्रमुख समस्या बनी रही। कई सरकारें 5 साल का अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सकी और कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगे होंगे। इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण भी रहे। सबसे बड़ा कारण है बहुमत का अभाव। विधानसभा चुनाव में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण गठबंधन सरकार बनी, और सहयोगी दलों के बीच में जब मतभेद होगा तो सरकार संकट में पड़ जाएगी। दूसरा है दल बदल और जो समर्थन वापस लेने की राजनीति। कई बार विधायक दल बदल लेते हैं और जो सहयोगी दल है वो समर्थन वापस लेते हैं, जिससे सरकार जो है वो गिर जाती है।
और इसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद भी अस्थिरता बनती है। फिर है झारखंड की जो सामाजिक संरचना, ये भी राजनीति प्रभावित करने कार्य करती है। आदिवासी और गैर आदिवासी हित हो गए, क्षेत्रीय पहचान हो गया, भूमि अधिकार हो गए और खनिज संसाधनों से जुड़े मुद्दे पर राजनीतिक जो मतभेद उभरते रहते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासनिक कमजोरी और जो विकास योजनाओं का क्रियान्वयन में देरी, ये सभी चीज़ों को सरकार को लोकप्रियता को प्रभावित करने कार्य करता है। हाल ही के वर्षों में देखा जाए तो जो क्षेत्रीय दल हो गए और जो राष्ट्रीय दलों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है यानी कॉम्पिटिशन है, इसमें राजनीतिक समीकरणों को बदलते रखा है। हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगातार मौजूद हुई है, फिर भी स्थिर शासन के लिए दलों के बीच में जो विश्वास है, पारदर्शिता और दीर्घकालीन जो नीतियों की आवश्यकता ये बनी हुई है। इस प्रकार गठबंधन राजनीति, दल बदल हो गया, सामाजिक विविधता और संसाधन से जुड़े विवाद के कारण हमारे झारखंड की जो राजनीतिक अस्थिरता, ये सभी के सब इसके कारण है। तो नक्सलवाद के कारण और इसके विकास की विवेचना करें, यानी झारखंड नक्सलवाद के बारे में बोला गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका डेवलपमेंट के बारे में विवेचना करना है। तो झारखंड में नक्सलवाद ये हमारे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं में से एक रहा है। ठीक है, यह आंदोलन बेसिकली भूमि अधिकार, सामाजिक न्याय और जो आर्थिक असमानता है जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। राज्य के कई वन एवं जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें लंबे समय तक ये जो नक्सलवाद है इसका प्रभाव देखा गया है। नक्सलवाद के देखिए प्रमुख कारणों में से वो है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूमि विवाद, आदिवासियों को विस्थापन हो, चाहे विकास की कमी हो, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। खनन और जो औद्योगिक परियोजनाएं होती हैं, जिसके कारण अनेक आदिवासी जो परिवार होते हैं वो अपनी ज़मीन से वंचित हो जाते हैं। उन्हें उचित पुनर्वास नहीं मिलता और न ही रोजगार नहीं मिलने से लोगों में असमानता बढ़ती है या असंतोष बढ़ता है। सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो दूर दराज में जो रह रहे लोग हैं उनको पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है और यही नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सरकार के प्रति असंतोष यहाँ व्यक्त करती है। ठीक है, झारखंड में लगभग माना जाता है कि नक्सलवाद का जो विस्तार है वो 1980 से लेकर 1990 के दशक में बहुत तेजी से हुआ। जो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी एमसीसी जिसे कहा जाता है और पीपल्स वॉर ग्रुप पीडब्ल्यूजी जैसे कई संगठनों ने अपना प्रभाव यहाँ बढ़ाया। बाद में इन संगठनों के विलय से क्या हुआ, जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी पार्टी ये बनी, जिसने झारखंड के कई जिलों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। समय के साथ साथ जो नक्सली संगठनों ने पुलिस चौकियां होगी, सरकार की जो परियोजनाएं होगी और खनन क्षेत्रों को निशाना बनाया। इसके जवाब में जो भी सुरक्षा हमारे बलों ने उनकी तैनाती बढ़ाई गई, सड़क और संचार सुविधाओं को विस्तार किया गया और विकास योजनाओं को गति देने का यहाँ पर प्रयास किया गया। इस प्रकार झारखंड में जो नक्सलवाद का विकास है वो हमारी सामाजिक आर्थिक जो असमानता है समाज में, भूमि संबंध समस्याओं से जुड़ा हुआ है। जबकि अभी अगर आप हाल के सालों में देखते हैं यहाँ पर तो सुरक्षा और विकास जो है ये आधारित नीतियों के कारण इसका प्रभाव में बहुत सारे क्षेत्रों में कमी भी देखा गया। ठीक है, पहले एक समय में नक्सलवाद जिस प्रकार आपने सुना छत्तीसगढ़ में गढ़ हुआ करता था, झारखंड में कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट अब कम होते चला है। अगला सवाल है, झारखंड में बेसिकली नक्सलवाद के सामाजिक, आर्थिक और इसके राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नक्सलवाद से झारखंड हमारा बहुत लंबे समय तक इस पर गहरा प्रभाव भी पड़ा हुआ रहा। लंबे समय तक जो हमारे वन वाले क्षेत्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, इनकी गतिविधियों के कारण इसका विकास कार्य जो है प्रभावित हुआ और आम लोगों के जो जनजीवन में इसका प्रभाव भी पड़ने लगा। सामाजिक प्रभाव बात करें, ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव में देखा जाए तो नक्सलवाद के कारण कई क्षेत्रों में भय और जो असुरक्षा का वातावरण बना। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में स्कूल और जो संस्कारी संस्थाएं उनका संचालन बाधित पड़ा हुआ रहता था। कई परिवारों को अपना गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा, जिससे उनका सामाजिक जीवन जो है वो प्रभावित होने लगा। फिर आर्थिक प्रभाव पर बात करें तो सड़क है, पुल है, बिजली है, खनन परियोजना जैसी कई विकास योजनाओं में कई बार देरी हुई, निवेशकों का विश्वास कम हुआ और रोजगार के जो अवसर है वो बेसिकली प्रभावित होने लगे। जिन क्षेत्रों में खनन और उद्योग बेसिकली प्रभावित हुआ वहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी एक नकारात्मक असर पड़ने लगा। राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो नक्सलवाद ने सरकार के सामने जो कानून व्यवस्था है उसको बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रखी थी। कई क्षेत्रों में आपको मालूम है चुनाव कराना मुश्किल हो चुका था और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती जो की जाती थी उसके बावजूद यहाँ पर कोई अच्छा खासा असर तो नहीं देखने को मिलता था। साथ ही साथ इस समस्या ने सरकार को आदिवासी विकास, भूमि अधिकार और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। हाल ही के सालों में हम जो देखते हैं या वर्षों में जो देखते हैं, सुरक्षा अभियान हो गए, सड़क निर्माण हो गया, शिक्षा, रोजगार योजना, प्रशासन की पहुंच बढ़ने से कई क्षेत्रों में जो नक्सलवाद है इसका प्रभाव कम हुआ। फिर भी स्थानीय समाधान के लिए जो विकास
न्यायपूर्ण पुनर्वास हो गया, शिक्षा हो गया और स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है, ये सभी चीज़ों को मजबूत करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बच्चों पेपर में इस प्रकार आएगा, तो लिखना है। ठीक है, अगला 11 नंबर सवाल है, झारखंड में नक्सलवाद से निपटने हेतु सरकार द्वारा जो अपनाए गए उपाय हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, कि सरकार ने नक्सलवाद को किस प्रकार उनके प्रभाव कम करने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो झारखंड में नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने सुरक्षा, विकास और पुनर्वास पर आधारित बहुआयामी मतलब यहाँ पर बहुत सारे देखा जाए रणनीति अपनाया गया। इसका उद्देश्य केवल हिंसा को नियंत्रित करना ही नहीं बल्कि जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें स्थायी शांति लेकर आना है, उनमें विकास बेसिकली स्थापित करना है। सबसे पहले सरकार ने झारखंड पुलिस, फिर जो सीआरपीएफ हो गया, फिर कोबरा बटालियन हो गया और अन्य सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती बढ़ाई। आधुनिक हथियार दिए गए, ड्रोन, संचार उपकरण हो गए, खुफिया तंत्र का मौजूद किया गया। कई संयुक्त अभियानों के माध्यम से जो नक्सली गतिविधि है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो सड़क, पुल, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार किया गया ताकि जो दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मनरेगा जैसे स्कीम हो गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई। सरकार ने आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति को भी लागू किया, जिसके तहत हथियार छोड़ने नक्सलियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हालांकि इन उपायों में कई जिलों में नक्सली प्रभाव में कमी भी है, फिर भी भूमि विवाद आपको मालूम है, बेरोजगारी, विस्थापन, सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याएं अभी भी पूरी समाप्त नहीं हुई। इसलिए आप कह सकते हैं केवल अगर आप सुरक्षा कार्रवाई तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप शिक्षा, रोजगार, न्यायपूर्ण व्यवस्था, पुनर्वास, स्थायी समुदाय की जो भागीदारी को मजबूत करना भी आवश्यक है। इस प्रकार ये सरकार की जो रणनीति सकारात्मक तो रही, लेकिन सफलता तो मिली सरकार को, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं देख पाता हूँ अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर डर का माहौल लोगों में बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सकारात्मक जरूर है लेकिन कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी मैंने यहाँ पर देखे हुए, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर जैसे मैं नाम सुना हूँ टुंडी वाले क्षेत्र में, वहाँ पर कभी न कभी रात में लोगों को जाना डर लगता है। नक्सलवाद का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत कम हो चुका है, लेकिन ये बातें खत्म नहीं हुआ, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 11 नंबर। अगला है, झारखंड की जनजातियों के संबंध में जो विभिन्न धारणाएं हैं, क्या परसेप्शन है लोगों का ट्राइबल पीपल को लेके, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए आइए बताते हैं इसके बारे में। तो झारखंड की राजनीति के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वान, सरकार और समाज द्वारा अलग अलग धारणाएं देखिए यहाँ प्रस्तुत की गई है। इन्हीं धारणाओं ने जनजातीय समाज की पहचान, विकास और इसकी राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित किया हुआ है। मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जो जनजातियां हैं वो अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था के कारण एक अलग समुदाय है। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जंगल से जुड़ा हुआ है और सामुदायिक जो सहयोग होता है उस पर ही आधारित माना जाता है। औपनिवेशिक काल में, कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा कि जनजातियों को पिछड़ा और असभ्य बताकर उन पर विशेष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसी सोच के कारण उनकी जो भूमि है और संसाधनों पर बाहरी जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता चला गया। अगर हम राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जनजातियों को हमारे भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। स्वतंत्रता के बाद उन्हें समान अधिकार मिला, मुख्य धारा के विकास से जोड़ने पर बल दिया गया। आदिवासी दृष्टिकोण सबसे अलग है। इसके अनुसार वे इस क्षेत्र के मूल निवासी वही लोग हैं और उनका सबसे बड़ा अधिकार है जल, जंगल और जमीन पर है। यही सोच झारखंड आंदोलन और जो राज्य निर्माण है इसकी आधारशिला ही बना था। आज के समय में विकास है, शिक्षा है, शहरीकरण है और वैश्वीकरण के कारण जनजातीय समाज में परिवर्तन है, फिर भी वे अपनी भाषा, संस्कृति और जो पारंपरिक पहचान है उसको सुरक्षित करने का यहाँ प्रयास जारी रखें। इस प्रकार हमारे जो झारखंड की बेसिक जनजातियाँ हैं इनके बारे में अलग अलग जो धारणा है, इनके इतिहास, संस्कृति और अधिकारों की समस्या को दर्शाती है। वर्तमान समय में उनकी पहचान का सम्मान करते हुए जो भी हमारे पास समावेशी विकास है उसको सुनिश्चित करना हमारे पास बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला है जनजातीय विकास हेतु जो संवैधानिक और जो नीतिगत प्रावधान है इसकी आप विस्तृत व्याख्या करें, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान में जो हमारे अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए बहुत सारे देखिए विशेष प्रावधान किए गए। इनका उद्देश्य यही है कि जो जनजातीय समुदाय के अधिकार है उनकी रक्षा की जाए और उन्हें जो विकास की मुख्य धारा है उससे उसका जोड़ने का मेन इसमें फोकस करता है। झारखंड हमारा जिसमें जनजातीय बहुल राज्य है, इन प्रावधानों का यहाँ पर विशेष महत्व रहा है। अगर हम बात करें संविधान के यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 46 के अनुसार जो राज्य के अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा
और उन्हें सामाजिक अन्याय और जो शोषण से सुरक्षा यहाँ प्रदान किया जाएगा। ये अनुच्छेद 46 के तहत मिलता है। फिर अनुच्छेद जो 15(4) है हमारे पास है, ठीक है, और अनुच्छेद 16 का पार्ट 4 है, इसमें शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है इसकी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। फिर अनुच्छेद 244 के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूची है हमारे पास, जिसमें झारखंड जैसे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और जनजातीय हितों की सुरक्षा का यहाँ प्रावधान करती है। इन क्षेत्रों में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की व्यवस्था भी की गई है, मतलब जनजातीय सलाहकार परिषद का व्यवस्था भी किया गया है। अगर हम नीतिगत स्तर पर देखें तो PESA अधिनियम 1996 ग्राम सभा को भूमि, जल और वन से जुड़े जो भी मामले होते हैं उनमें बेसिकली फैसला लेने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार भी देता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का वन भूमि पर जो पारंपरिक अधिकार है उनको मान्यता प्रदान करता है। वहीं पर आपको मालूम होगा जो CNT एक्ट हो गया और जो SPT एक्ट हो गया, मतलब वो छोटा नागपुर जो हमारे पास काश्तकारी अधिनियम हो गया और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हो गया। फिर आदिवासी भूमि की यहाँ पर सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त आपको मालूम होगा छात्रवृत्ति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो गया, जनजातीय उप योजना हो गया और कौशल विकास जैसे कार्यक्रम भी योजनाएं लागू की गई है। इन संवैधानिक और नीतिगत प्रावधान का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जनजातीय समुदाय के अधिकारों को यहाँ पर रक्षा करते हुए उनका समावेशी और एक सतत विकास यहाँ पर सुनिश्चित करना, इस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में जो ईसाई मिशनरीज है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ठीक है, RSS, इसकी भूमिका का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको। तो झारखंड के बारे में बोला जाए तो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में ईसाई मिशनरीज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे RSS कहते हैं, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों ही संगठनों ने जनजातीय समाज के बीच कार्य किया, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है, कार्य करने का तरीका देखिए अलग है। ठीक है, ईसाई मिशनरी पहले बात बताना चाहूँगा, ये हमारे भारत के नहीं, ये सब के सब ब्रिटिशर से बाहर के देश से आए हुए धर्म है हमारे पास। तो इनका मूल उद्देश्य कभी भी आप बोलिएगा कि भैया झारखंड के या भारत के हित में, कभी नहीं था। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ अगर कहा जाए भारत में, मुझे जो लगता है कि सिर्फ मदर टेरेसा को छोड़ दिया जाए तो बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी ईसाई मिशनरी ने अच्छा काम किया होगा। ठीक है, ये मेरा पक्ष है, हो सकता है किसी और का कोई पक्ष हो सकता है, जो मुझे लगता है मैंने जो पढ़ा है उस अनुभव का आधार पर बता रहा हूँ। तो ईसाई मिशनरी ने ब्रिटिश काल से झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य जरूर किया है। ठीक है, उन्होंने विद्यालय, अस्पताल और प्रशिक्षण केंद्र यहाँ स्थापित किए, जिससे कई जनजातीय समुदाय में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है। साथ ही साथ धार्मिक परिवर्तन, क्योंकि आपको मालूम है भाई धर्म आपका मामला है, आपका धर्म, आपको जिस धर्म को मानने की इच्छा है वो आप पे निर्भर करता है, आपको किसी धर्म पर बदलना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो आपको मालूम होगा जानबूझ के लोगों को पैसे दे के धर्मांतर करवाया जाता है ईसाई मिशनरीज के द्वारा। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे या फिर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो आपने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा ये सब, और ये रियलिटी भी है। ठीक है, कि यहाँ पर लोगों को पैसे देकर या फिर लोगों को सहायता प्रदान करके धार्मिक परिवर्तन करवाया जाता है ईसाई मिशनरीज के द्वारा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये हमारे भारत के लोग, क्योंकि भारत में आपको मालूम जिसको जो धर्म मानना है वो उसकी इच्छा वो बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के धर्मांतरण करवाया जाता है इन लोगों के द्वारा। दूसरा वहीं और RSS के बारे में बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक जागरण है, राष्ट्रवाद है, सामाजिक संगठन पर उन्होंने बल दिया। संघ से जुड़े संगठन जैसे हो गया वनवासी कल्याण आश्रम हो गया, इसने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सेवा कार्यों के माध्यम से आदिवासी समाज के बीच में अपनी उपस्थिति बढ़ाई। उनका उद्देश्य आदिवासियों को हमारे भारत की देखिए जो सांस्कृतिक परंपरा इससे जोड़ना है और सामाजिक एकता को मजबूत करना है। दोनों ही संगठनों ने शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान दिया, लेकिन उनकी विचारधारा और जो कार्य प्रणाली है दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। मिशनरी धार्मिक और सामाजिक सुधार पर अधिक केंद्रित, लेकिन RSS जो है हमारी सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और संगठन निर्माण पर बल देता है। इस प्रकार हमारी झारखंड राजनीति में दोनों का भूमिका जरूर है, लेकिन दोनों के कार्य करने के अंदाज में यहाँ परिवर्तन मतलब अंदाज में बहुत सारा अंतर देखा गया हमारे पास। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे भी कि झारखंड की राज्य की राजनीति में उभरती हुई जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, मीन्स जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उनके बारे में आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, तो झारखंड वर्ष 2000 में जब राज्य गठन के बाद राजनीति केवल सिर्फ अब सत्ता परिवर्तन तक तो लिमिट नहीं रहा, बल्कि अगर बात करें आदिवासी अधिकार हो गया, क्षेत्रीय पहचान हो गया, विकास हो गया, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो गया, जैसे कई मुद्दे यहाँ पर प्रमुख बन गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो क्षेत्रीय दल है उनका बढ़ता प्रभाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे दल है आदिवासी हित, जल जंगल, जमीन और स्थानीय पहचान को राजनीतिक केंद्र बनाते रहे, लेकिन ये कभी किसी समय में था, कभी जो शिबू सोरेन जी कालखंड में ये देखा जाता, लेकिन जब से मुझे जो लगता है, मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तो हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनके हित के लिए किया जाता है,
ना किसी के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक शिबू सोरेन जी कालखंड में, तो लोगों के यहाँ पर आदिवासी जो लोग भाई बनते हमारे, उनके हितों पे कार्य किया जाता था। लेकिन उसके बाद बोले सरकार किसी की सगी नहीं होती। जब शिबू सोरेन जी हटे, जब से हेमंत सोरेन बने, तब से तो बेड़ा गर्क कर कर झारखंड का। दूसरी ओर राष्ट्रीय दलों की भूमिका भी लगातार मौजूद बनी हुई है, जिससे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। गठबंधन राजनीति आज भी हमारे झारखंड की प्रमुख विशेषता है। विभिन्न दलों के बीच में गठबंधन बनना और बदलने से राजनीतिक समीकरण लगातार बढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही युवाओं में रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी जो परीक्षाओं में पारदर्शिता और डिजिटल माध्यम में राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है। खनन के क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हो गया, भूमि अधिग्रहण हो गया, विस्थापन जैसे मुद्दों में भी चुनावी राजनीति के महत्वपूर्ण विषय बन गए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायत और स्थानीय निकायों में बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होगी। हाल ही के वर्षों में सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं होगी, आधारभूत ढांचे के विकास और आदिवासी कल्याण पर विकास विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी जनमत निर्माण का प्रभावशाली माध्यम बन गया है। इस प्रकार झारखंड की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान, विकास, गठबंधन, युवा भागीदारी और जनजातीय अधिकारों की बढ़ती भूमिका, ये सभी के सभी भविष्य की राजनीति की जो प्रमुख उभरती हुई प्रवृत्तियां ये हमें देखने को मिल रही है।